ज्वर पढ़ रहे थे हम, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ेंगे भेद अनुसार ज्वर के विशिष्ट लक्षण क्या है। जो डिवीज़न था वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। उसको डिटेल में आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं। भेद अनुसार ज्वर के विशिष्ट लक्षण क्या आते हैं ना, जो हमने द्विविध और आदि भेद पढ़े थे वो सारे। तो देखते हैं शास्त्र में क्या-क्या भेद है, जैसे कि बाह्य आभ्यंतर प्रभाव वाले लक्षण के आधार पे क्या है, अवस्था के आधार पे साम अवस्था है तो क्या लक्षण आते हैं, निराम में क्या आते हैं, ऋतुओं के अनुसार पे क्या है और दोष आदि के अनुसार क्या लक्षण है ना, जैसे कि वातज ज्वर, पित्तज ज्वर आदि। तो सबसे पहले देखते हैं बाह्य और आभ्यंतर प्रभाव के आधार पे ज्वर। अंतर्वेग और बहिर्वेग ज्वर होता है इसमें, है ना? तो देखते हैं इसको। अंतर्वेग ज्वर, ये कच्च साध्य होता है और इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, इसको ध्यान रखना है। पहले श्लोक देख लेते हैं, फिर हिंदी में देखेंगे हम इसको। अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रम संधि अस्ति शूलम स्वेदो दोष वर्चो विनिग्रह। यहाँ से श्लोक में आपको ध्यान रखना है कि पहचानने के लिए लाइन्स आती है इसमें ना, कि ये कौन से ज्वर के लक्षण हैं। जैसे अंतर्दाहो अधिक तृष्णा, ये तो पहचानने में आ ही जा रहा है कि अंतर्वेग जो ज्वर है उसमें ना जो भी संताप हो रहा है वो अंदर अधिक है ना। बाहर आप उसको देखेंगे, मान लो कि टेम्परेचर तो हो सकता है कि पता नहीं चले, है ना, संताप का, लेकिन अंदर उसको संताप की अधिकता रहती है। तृष्णा आधिक्य, प्रलाप, श्वसन मतलब डिस्निया जैसा है वो, और भ्रम, सर उसका घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, इस तरह का। संधि अस्थि शूलम, स्वेद अभाव, दोष वर्च विनिग्रह ना, यानी कि जो संधि और अस्थियां हैं उनमें शूल, स्वेद नहीं आएगा ना, अभी स्रोतोरोध चल रहा है। दोष और मल का अवरोध, आम की अवस्था जैसे आप मान सकते हैं इसमें ना, कि तृष्णा जहाँ जहाँ पे है वहाँ बहुत आम है, स्वेद अभाव है, विषोतरोध है, आम है, दोष और मल सभी नहीं निकल रहे हैं अभी, है ना, स्टेसिस हो रहा है उसका। तो ये अंतर वेग के ज्वर के लक्षण है, तो ये ध्यान रखना है। क्या क्या? अंतर दाह अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसन भ्रम संधि अस्थि शूलम स्वेदो दोष वर्चो विनिग्रह। तो ये आसानी से पहचानने में भी आ जाएगा आपको। कैसे और ट्रिक लगा के आप देख सकते हैं कि अंदर ही दाह हो रहा है, तृष्णा अधिक हो रही है, श्वसन भ्रम, संधि अस्थियां अंदर होती है, तो वो उसमें और दोष वर्च विनिग्रह ना, ध्यान रख सकते हैं। बहिर्वेग, भाई अब ये सुख साध्य है। संताप बाहर अधिक है, संतापो अधिको बाह्य तृष्णा आदि च मार्धवम। अन्य जो इधर देखे थे हमने, तृष्णा प्रलाप भ्रम श्वसन इत्यादि लक्षणों की मृदुता यहाँ पे आ जाएगी, सिर्फ संताप की अधिकता है ना। बहिर्वेग से लिंगानी सुख साध्य मत्वम एव च, है ना। बाहर बहिर्वेग जो ज्वर है उसके लक्षण अपेक्षाकृत साध्य होते हैं। त्वचा पे बाह्य संताप मतलब ताप की अधिकता, तृष्णा तो है ही, लेकिन आदि लक्षणों में, है ना, मतलब तृष्णा आदि जो लक्षण है वो मृदु हो जाएंगे और अब श्वास इतना ज़्यादा उसकी दिक्कत नहीं होगी। मल की स्वेद की प्रवृत्ति होने लगेगी, इधर हम देख रहे थे स्वेद का अभाव था, यहाँ पर स्वेद प्रवृत्ति होने लगी है, मल प्रवृत्ति होने लगी है, जो कि दोष और मल का इधर अवरोध था ना। श्वास में अल्पता, लक्षणों में कुल मिला के मृदुता। और पहचानने का तरीका क्या है? त्वचा पर बाह्य ताप की अधिकता ना, संतापो ही अधिक बाह्य और बाकी लक्षण मृदु है, इसलिए क्या है, सुख साध्य है। तो ये हो गया हमारा कौन सा ज्वर? अंतर्वेग और बहिर्वेग ज्वर। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्या क्या फैक्ट है इससे रिलेटेड। आचार्य सुश्रुत ने अंतर्वेग जो ज्वर है इसको गंभीर ज्वर कहा है, क्योंकि ये धातुओं के अंदर चला गया है ना, और वहां से फिर इसीलिए कृच्च साध्य है कि जब गंभीर धातु में पहुंच गया है तब उसको ठीक करना हमारे लिए एक तरह से थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। और बहिर्वेग सुख साध्य है, क्योंकि यहाँ पे लक्षण मृदु हो चुके हैं, स्वेद वगैरह की प्रवृत्ति हो रही है, मल मूत्र आदि की, श्वास भी कम फूल रहा है उसका ना, दिक्कत कम है, इसलिए सुख साध्य है अपेक्षाकृत। और अंतर्वेग ज्वर कृच्छ साध्य है। ठीक है, साध्यता साध्यता भी पूछ सकते हैं और लक्षण भी, और श्लोक में पहचानने में भी आना चाहिए एमसीक्यूज के लिए। अब आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भेद है ये, दोषों की साम, निराम और पश्चिमान स्थिति के आधार पे, है ना। जो संप्राप्ति चल रही है उस समय हमारे पास में ज्वर उत्पन्न हो गया, उसके बाद उस ज्वर के अंदर क्या कंडीशन है ना, तीन तरह की कंडीशन हो सकती है। पहली हम देख रहे हैं इसमें क्या, साम कंडीशन। साम किसे कहते हैं? जब आम आम तो बना हुआ था अग्निमांद्य की वजह से, अब वो धातु दोष के साथ में, धातुओं के साथ में जब जुड़ जाता है तो उसकी संख्या क्या हो जाती है, साम, मतलब स प्लस आम। तो देखिए क्या होगा, अ, वैसे इससे क्लियर हो रहा है शब्द से कि यहाँ पे आम की स्थिति रहेगी, है ना। तो पूरे ज्वर में आम के लक्षणों के बारे में फोकस किया गया है। अरुचिश्च विपाकश्च गुरुत्वम उदृश्य च
फिर क्या है, आस्य विशुद्धिश्च तंद्रालस्यमेव च ज्वरो अविसर्गी बलवान दोषाणाम अप्रवर्तनम लाला प्रसेक हृल्लास क्षुधनासो वीरसम्मुखम स्तब्ध सुप्त गुरुरात्रत्वम बहुमूत्रता न विड़ जीर्णा न च ग्लानिर आमस्य लक्षणम। अब देखो मोटा मोटा क्या है कि यहाँ पे हर चीज जो है वो आम से युक्त हो रही है ना, चाहे हम मुख से शुरू कर रहे हैं कि अरुचि अविपाक है ना, उदर में गौरवता है ना, आश्चर्य विशुद्धि तंद्रा आलस्य आदि ये सामान्य लक्षण है। फोकस करना है आपको, ज्वर अविसर्गी बलवान। क्या ज्वर जो आ रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये अविसर्गी है। अविसर्गी का मतलब क्या है, तो ज्वर हमेशा बना रह रहा है ना, उसका वेग जो है वो कम नहीं हो रहा। सामान्य इसमें भाषा में इसको बोलते हैं कि ज्वर जो है वो छूट नहीं रहा है ना, कंटिन्यूस बना हुआ है। और दोष की प्रवृत्ति नहीं हो रही है ना, आम अवस्था है तो पाक हुआ ही नहीं है दोषों का मलों का किसी का भी। लाला प्रसेक ज्यादा मतलब सलाइवेशन हो रहा है, जी मिचलाना जैसा। अरुचि या विपाक है तो भूख कहाँ से लगेगी। और मुख का जो आश्चर्य मतलब मुख का रस है वो क्या हो गया है, विपरीत हो सकता है, वीरसम मुख। शरीर में गुरुता स्तब्धता बहुमूत्रता इंपॉर्टेंट है। बहुमूत्रता और तृष्णा हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे कि आम की स्थिति में होती है, ना ही तो मल आदि का पाक हो रहा है और ना ही दोषों का पाक हो रहा है। ग्लानि इत्यादि जो लक्षण है वो आम ज्वर के लक्षण है, ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। अरुचि या विपाक, उदर में गौरव, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट जो था हमारा। ज्वरो अविसर्गी बलवान है ना, मेरा निरंतर ज्वर की स्थिति, हृदय में भारीपन आदि, बहुमूत्रता पे ध्यान रखेंगे आप। बाकी तो लक्षण जो आम के हैं वो इजीली पहचानने में आ जाएंगे। अब स्थिति है दूसरी हमारी, पच्यमान है ना, अभी पूरी तरह से पचा नहीं है आम दोष, लेकिन प्रवृत्ति हो रही है उसकी है ना, मतलब पचने की तरफ अग्रसर है, इसका नाम क्या है, पच्यमान ज्वर के लक्षण। तो देखेंगे हम पहले वाले लक्षणों से, सॉरी, इसमें थोड़ी सी मृदुता आने लगेगी। शुद्ध शामता, लघुत्वम च गात्राणाम ज्वर मार्दवम। ज्वर यहाँ पर क्या था, अविसर्गी है ना, छूट नहीं रहा था, ज्वर का वेग बलवान था। ये इधर क्या हो गया, लक्षणों में मृदुता आ गई। ठीक है, अब गुरुता जो आ रही थी शरीर में उसमें भी क्या है, लघु गुण आ गया है, क्योंकि पचने की ओर अग्रसर है ना, भूख प्यास लगने लगेगी, मल प्रवृत्ति होने लगेगी यहाँ पे है ना, यहाँ पे मल वगैरह सब स्तब्ध अवस्था में चल रहे थे। उत्क्लेश पच्यमानस्य लक्षणम, तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। ज्वर आदि का जो है शरीर में लघुता आ रही है, तृष्णा, श्वास भ्रम, मल मूत्र की यथोचित प्रवृत्ति होने लगी है ना। तो पूछा जाए कि मल मूत्र आदि का जो स्टेसिस है वो कहाँ पे है, आम ज्वर में, और प्रवृत्ति होने लग रही है पच्यमान में है ना। उत्क्लेश क्योंकि दोष क्या है, पचने की ओर अग्रसर है, इसलिए नोजिया वॉमिटिंग इस तरह की फीलिंग्स जो है वो हो सकती है। अब पच्यमान की पचने की तरफ तो अग्रसर सेकंड स्टेज में ही हो गए थे, अब यहाँ पे क्या होगा, पच चुका है ना। दोष प्रवृत्ति रष्टाहो निराम ज्वरस्य लक्षणम, मलमूत्र की प्रवृत्ति वहां से होने लगी थी, अब यहाँ पे दोषों की जो है हमारे पास में निराम अवस्था है वो स्टेब्लिश होने वाली है। तो भूख लगने लगेगी इसको, अब वीकनेस हो जाएगी है ना, जीर्ण होने लगी व्याधि, शरीर में लघुता, मलमूत्र प्रवृत्ति, ज्वर के वेग की मृदुता, और ये होता कब है, 8वें दिन। तो पूछा जाता है कि निराम ज्वर कौन से दिन हो जाता है, 8वें दिन। तो ध्यान रखेंगे हम इसमें आम ज्वर के लक्षण, साम जो हम पढ़ लें पच्यमान के लक्षण, और निराम ज्वर के, तीनों में डिफरेंस ध्यान रखना है, और एमसीक्यू में पहचानने के लिए आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसी अवस्था के आधार पे आप चिकित्सा है वो प्लान करेंगे। ऐसा नहीं है कि साम ज्वर है फिर आपने जो औषधि दे दी है, अगर मान लो कि अभी हम देखेंगे तो ट्रीटमेंट प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसमें कि कषाय आदि जो रस वाली औषधियाँ हैं और कषाय है उसका प्रयोग कर लेंगे अगर हम आम अवस्था में, तो क्या हो सकता है, विषम ज्वर की उपस्थिति हो सकती है ना, स्तंभन हो सकता है। इसलिए तो कुल मिला के देखें तो साम ज्वर में क्या है, दोष अवरोध है, सब चीजें अवरोधित है, आम अवस्था चल रही है, पच्यमान में दोष बच रहे हैं, और निराम ज्वर में ये पार कर चुकी है अवस्था, इसलिए अब वो प्रवृत्त होने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्राकृत और वैकृत ज्वर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऋतुएं हैं उनके अनुसार ज्वर की उपस्थिति है ना, मतलब स्वभावतः जिन ऋतुओं में वात पित्त कफ का प्रकोप होता है उन्हीं में हो रहा है तो उसे प्राकृत ज्वर कहते हैं। जैसे कि वर्षा ऋतु में वातज ज्वर होना, बसंत में कफज ज्वर होना, और शरद में पित्तज ज्वर होना प्राकृत ज्वर कहलाएगा ना, इस रूल को फॉलो कर रहा है।
इससे फॉलो नहीं कर रहा है कोई चीज़, जैसे पित्तज ज्वर बसंत ऋतु में आ जा रहा है, वातज ज्वर शरद में आ रहा है, कफज ज्वर उसमें आ रहा है, तो ये क्या हो गया, विकृत ज्वर है ना, जो रूल के बियॉन्ड जा रही है चीज़ें। ठीक है, ये देख लेंगे सारणी। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर, साध्यता की दृष्टि से स्टेटमेंट बनते हैं यहाँ से ना। वातज ज्वर को छोड़ के सभी प्राकृत ज्वर साध्य होते हैं, मतलब जो ऋतु के अनुसार उस क्रम को फॉलो कर रहे हैं, जिस जिस ऋतु में उत्पन्न हो रहे हैं, वो सब साध्य होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, वातज ज्वर वर्षा ऋतु में होता है, वो क्या हो गया, प्राकृत हो गया। लेकिन ये वो होने पर भी, मतलब प्राकृत ऋतु में उत्पन्न होने पर भी क्या होता है, कृच्छ साध्य होता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अभी देखेंगे हम इसको, है ना। तो देखते हैं, सामान्यतः प्राकृत रोग सुख साध्य नहीं होते, लेकिन क्योंकि जिस ऋतु में जो स्वाभाविक रूप से कुपित होता है वह बलवान होता है, और बलवान होने पर उसी दोष से उत्पन्न होने वाला रोग सुख साध्य नहीं होता। लेकिन ज्वर के लिए एक अपवाद है ये, है ना, कि तुल्य प्रकृति, ये सारा होने पे गुल्म रोग हो गया, ज्वर हो गया, ये सब उस अपवाद वाले श्लोक में आते हैं। तो ऋतु और तुल्य दोष होने पर भी ज्वर साध्य होता है। दो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आ रहे हैं। एक तो ये कि प्राकृत होते हुए भी वातज जो ज्वर है वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाला, वो क्या हो रहा है, कृच्छ साध्य होता है ना। लेकिन दूसरी चीज ये है कि बाकी के जो ज्वर है वो अपनी अपनी ऋतु में उत्पन्न होने पे प्राकृत कहलाते ही हैं, और वो साध्य हो रहे हैं। ये क्या है, अपवाद है इस व्याधि के लिए ना। एक श्लोक हम पढ़ते हैं उसमें, ज्वरे तुल्य दोषत्वम, प्रमेय के लिए दूष्यता ना, समान होने पर भी ये क्या हो रहे हैं, साध्य हो रहे हैं। ये प्रभाव है व्याधि का ना। तो देख लेते हैं क्या क्या उसमें हेतु है। पित्त ज्वर की बात करें, इसकी प्रकृति क्या होती है, द्रव होती है ना पित्त की। तो कफ का अनुबंध होने से विसर्ग काल शरद ऋतु में उत्पन्न होता है प्राकृत जो पित्त ज्वर है वो, और कफ का अनुबंध रहेगा उसमें ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विसर्ग काल है, इसलिए लंघन को सहन करने वाला होता है। हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में पढ़ेंगे, लंघन से ही शुरू करना है हमको, है ना, चिकित्सा सिद्धांत लंघन से शुरू होता है। तो आदि में लंघन कराया जाएगा दोषों के पाचनार्थ, है ना, क्योंकि साम अवस्था है उस समय तक, 8वें दिन ही निराम होगा ज्वर। तो लंघन को सहन कौन करेगा, पित्त। एक तो द्रव प्रकृति है उसकी, दूसरा कारण क्या है, जिस ऋतु में उत्पन्न हो रहा है वह विसर्ग काल की है, और कफ का अनुबंध है। ठीक है, तो ये फेवर करने वाली कंडीशन इसके साथ में बन जाती है। इसी तरह से कफज ज्वर कब होता है, बसंत ऋतु में, वही आदान काल का मध्य भाग चल रहा है ना। वात और पित्त का अनुबंध, कफ तो प्रकृति से ही लंघन को सहन करने वाला होता है, और वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारा ना, लंघन शुरू में कराना पड़ेगा हमें। लेकिन वातज ज्वर पे फोकस करना है यहाँ पे हमें। वातज ज्वर कृच्छ साध्य हो रहा है प्राकृत होते हुए भी, है ना। क्यों, क्योंकि ये चिकित्सा क्रम में विरुद्ध है, क्योंकि साम दोष के पाचन के लिए लंघन आवश्यक है, लेकिन लंघन से वात की वृद्धि होती है। इंपॉर्टेंट है ये ना, इसलिए चिकित्सा कठिन हो जाती है। और ये वर्षा ऋतु में प्राकृत होते हुए भी क्या हो रहा है, विरुद्ध चिकित्सा क्रम होने से कृच्छ साध्य है। तो यहाँ से स्टेटमेंट दो तीन तरह के बन सकते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्टेटमेंट इजीली याद रहेगा ना। ठीक है, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। वातज ज्वर प्राकृत होती कृच्छ साध्य है, बाकी सभी प्राकृत ज्वर सुख साध्य होते हैं, और वैकृत ज्वर हमेशा क्या रहेगा, कृच्छ साध्य। ठीक है, प्राकृत ज्वर ऋतु के अनुसार स्वाभाविक, ये हमने पढ़ लिया ऊपर, वही है इसका रिपीटेशन। तो ये तीन भेद हमने अभी तक पढ़े हैं, कौन कौन से। पहले हमने पढ़ा अंतर्वेग ज्वर, बहिर्वेग ज्वर। ठीक है, इसके बाद हमने स्थिति के अनुसार पे दोषों की स्थिति साम है, पश्चिमान है, निराम क्या है, उसके आधार पे तीन प्रकार पढ़े। फिर ऋतुओं के अनुसार जो उत्पत्ति है उसमें हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे अभी। अब हम देखते हैं साध्य साध्य ज्वर के लक्षण, है ना। तो ये तो सिंपल सा है कि साध्य कब होता है, अच्छी अच्छी बातें लिखी है तो साध्य है, और जस्ट अपोजिट अपोजिट होगी तो असाध्य होगा ना। तो रोगी बलवान है, दोष अल्प मात्रा में कुपित है, और किसी तरह का उपद्रव नहीं है ना, तो बहुत ईजी है। रोगी बलवान होगा तो क्या होगा, लंघन को भी सहन कर पाएगा ना, दोष अल्प होंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा, उपद्रव नहीं है तो आपको ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, फेवर करने वाली कंडीशन है, मतलब साध्य है। असाध्य ज्वर, रोगी दुर्बल हो तो औषधि भी सहन नहीं कर पाएगा, साथ ही लंघन को भी सहन करने में क्या है, वात प्रकोप होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा इसमें ना, धातु क्षय की अवस्था है। बलवान हेतु जो निदान है वो बहुत बलवान है, और दोष अधिक मात्रा में कुपित हुए हैं, और बहुत सारे लक्षण और उपद्रव उत्पन्न हुए हैं। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। अगर पूर्व रूप अवस्था में ही बहुत सारे पूर्व रूप आ गए, मतलब लक्षण भी ज़्यादा होंगे, उपद्रव भी ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, व्याधि को असाध्यता की तरफ लेके चला जाएगा। अब चलते हैं निज और आगंतुक ज्वर के लक्षण। ये बहुत इजी इजी से है। वातज ज्वर,
ठीक है। वेपतु ध्यान रखना है यहाँ पे, वेपतु का मतलब होता है कंपन होना, है ना। विषम वेग, बात हमेशा विषम के साथ ही जाती है, चाहे विषमाग्नि की बात कर लो, है ना। कंठ ओष्ठ शुष्कता, हमेशा सुखाने का काम किसका है, वात का। वात वृद्धि होती है तो निद्रा नाश होता है। मुख में शोष रुक्षता, जो वात के प्रकोपित होने के लक्षण है वही सारे इसमें है। सिर हृदय वेदना शरीर में, ना। शूल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, वात। उदर शूल, सारे तरह के शूल। और आदमान, मुख वैरस्य, ठीक है। गाढ़ विटकता, ना। वात प्रकोप होता है तो क्या होता है, मल जो है वो भी सूख जाता है, इसलिए हार्ड स्टूल। जरम्बा, बहुत ज्यादा उबासी आना, तो इजी लक्षण है। पित्त ज्वर, वेग कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, वैसे ही पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि है और पित्त का ही भेद है तो ज्यादा क्या होगा, तीक्ष्ण। ये इंपॉर्टेंट है, अतिसार, है ना। यहाँ से स्टेटमेंट भी बनाया जा सकता है। एक अभी रोग निदान के पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है मुझे, तो इस साल ही था ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम में देख लेना। निद्रा अल्पता, पित्त का वमन होगा। कंठ ओष्ठ, यहाँ पर पाक हो रहा है, उधर शोष हो रहा था ना। श्वेत की प्रवृत्ति रहेगी यहाँ पर। प्रलाप, मुख में कटुआश्यता, मूर्छा भ्रम दाह इत्यादि, है ना, पित्त के साथ ही जाते हैं हमेशा। कफत ज्वर, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्तेमित्त है ना, फीलिंग ऑफ बीइंग कवर्ड विद वेट क्लॉथ। मंद वेग का ज्वर रहेगा, ज्यादा वेग का रहेगा, पित्त में सबसे ज्यादा, कफ में मंद रहेगा, वात में थोड़ा और कम। मतलब सॉरी, बीच वाली स्थिति। आलस्य मधुरास्यता, कफ वृद्धि के जो सारे लक्षण है वो इसमें रहेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इधर, ठीक है। अब ये वाला जो भेद है यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और एमसीक्यू बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना। ये जो विकृति विषम समवेत है उसको फॉलो करते हैं, प्रकृति सम समवेत को तो ये वाले ज्वर हमारे फॉलो कर रहे हैं ना। ये जो लक्षण देखे हमने नीचादि, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि वातज ज्वर जो है उसके लक्षण क्या है, वात प्रकोप के, ठीक है। जो दोष प्रकोपित हुआ है वैसे ही लक्षण निकल के आ रहे हैं, चाहे हमने पित्त में देखा चाहे कफ में देखा, तो ये किस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, प्रकृति सम समवेत को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्टार मार्क कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखना आप कि विकृति जो समसमवेत है उस सिद्धांत को फॉलो करता है। वातज पैतृक ज्वर के लक्षण, है ना, या फिर वात पैतृक ज्वर, कुछ भी बोल लो इसको। तो दोष कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट है, वात और पित्त। तो यहाँ पे देखते हैं, तृष्णा मूर्छा भ्रमो दाह, स्वप्न नाश शिरोरिजा, कंठ आश्य शोषो वमथु, रोम हर्ष अरुचितम, पर्व भेद जम्बा च वात पित्त ज्वराकृति, ठीक है। क्या हो रहा है, तृष्णा मूर्छा भ्रम दाह निद्रा शिरशूल रोमहर्ष, है ना। मतलब कुछ लक्षण जो इसमें है वो आपको रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, जैसे क्या, अरुचि नहीं होना चाहिए था इसमें लक्षण, है ना। तो कुछ कुछ लक्षण ऐसे होंगे जिससे पता चलेगा कि दोनों जो हमारे दोष है उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए थे, उनसे कुछ अलग आ रहा है ना, प्रकृति समसमवेत का नहीं है। तो यहाँ से पहचानने के लिए ध्यान रखेंगे, वमन रोमहर्ष अरुचि ये किसके लक्षण है, कफ के। तो यहाँ तो है ही नहीं प्रकोप उसका, फिर भी आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वात श्लेष्म में देखो, स्तेमित्ते पर्वणाम भेदो निद्रा गौरवम च, शिरोग्रह प्रतिशाय कास स्वेद प्रवर्तनम, संतापो मध्य वेगश्च वात श्लेष्म ज्वराकृति, आकृति मतलब लक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर वात के लक्षण होने चाहिए और श्लेष्मा के, कफ के, लेकिन आपको कुछ लक्षण मिलेंगे जो कि पित्त के होंगे, इसलिए विकृति विषम सम संवेद वाले लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है, श्लेष्म पैतृक ज्वर के लक्षण। लिप्त तिक्त आश्यता, ना, इसको हमें जो सम सन्निपात ज्वर है उससे भी अलग करना पड़ता है, ठीक है। हमेशा मुख में फीलिंग रहेगी, कोटेड कोटिंग जैसी, है ना, कि कुछ लेप कर दिया है मुख पे। तंद्रा मोह कास अरुचि तृष्णा, ना, ये कफ के लक्षण थोड़े हैं इसमें। मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम श्लेष्म पित्त ज्वराकृति, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वहां पे आती है क्षणे दाह क्षणे शीतम संधि अस्थि शिरोरुजम, समसन्निपात ज्वर में। तो इस ऑप्शन को देख के आप सीधा उस पर टिक कर सकते हैं, इसलिए ये श्लेष्म पैतृक ज्वर के लक्षणों में ध्यान रखना है, ठीक है। कभी शीत कभी दाह की उत्पत्ति, बाकी सब जो लक्षण है वो कैसे हैं, कुछ कफ के और कुछ हमारे पित्त के लिए। तो इसको टेबल को थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट आता है सन्निपात ज्वर। सन्निपात ज्वर 13 टाइप के उसमें दिए हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक भेद पढ़ना है जो हमारे काम का है। ध्यान रखना है कि कितने टाइप होते हैं, इसके फर्दर डिवीजन है 13, पूछ सकता है कोई भी। अगर
आप कैपेबल हैं तो इसको याद कर सकते हैं ना, श्लोक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आता है। शनि दाहम शनि शीतम संधि अस्तिम शिरोरुजा, है ना। कभी लगेगा कि संताप आ रहा है, कभी उसको लगेगा कि ठंड लग रही है ना। अस्थि संधि और सिर में पीड़ा होना, ऐसा लगेगा। सश्रे कलुषे रक्ते निर्भुग्ने चापी लोचने, मतलब एक एक जो लाइन है ना उसमें से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। हमेशा उसके आंखों में ऐसा लगेगा कि आंसू आ रहे हैं ना, आंखों में आंसू से पूर्ण हो रखा है, आंखें ठीक से खुलेगी नहीं है ना, ड्रूपिंग ऑफ द आईज। सस्वनो सरुजो कर्णो कंठ शोक इवर आवृत है, ये भी बहुत बार पूछा टुकड़ा कई बार एग्जाम्स में। बिना कारण ही शब्द सुनाई देता है, टिनाइटिस जैसा, है ना, पांडु में भी ऐसा लक्षण मिलता है। कर्ण में शूल हो रहा है, गले में सुई चुभने जैसी प्रवृत्ति, है ना, जैसे सोर थ्रोट जैसी कंडीशन वैसी लगती है। तंद्रा रहना, मोह रहना, प्रलाप, का श्वास धम अरुचि, ये तो सिंपल लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, परिदृष्टा खर स्पर्शा जिव्या तरांगता परम। जिव्या के बारे में ध्यान रखना है। जिव्या कैसी हो गई है, हाथ लगाएंगे तो आप खुरदरी सी, है ना, खुरदरी जैसी, जैसे कि जल गई है ना, उसे उपमा देने के लिए बोला है, खर स्पर्श। ठीक है, मतलब कि जैसे कोटेड टंग होती है उस तरह की। ठीक है। स्टीवन रक्तपित्तस्य कफेन उन्मिश्रस्य थे, मतलब क्या होगा, जो अब उसको कफ बन रहा है उसके साथ में रक्त मिश्रित होके भी आ रहा है ना, अंगों में शिथिलता आदि है। शीर्षोलोचनम तृष्णा, निद्रा नाश हृदय व्यथा, बार बार सिर को इधर उधर पटकता रहता है ना, बेचैनी जैसा हो रहा है, इसलिए तृष्णा, निद्रा नाश, हृदय में शूल आदि। अब देखो, जो स्वेद मूत्र पुरीश है, इनका क्या हो रहा है, चिरात में मतलब प्रवृत्ति हो रही है या फिर अल्प प्रवृत्ति हो रही है, क्योंकि हमने देखा था ना, शाम जो ज्वर था वहाँ पे इनकी प्रवृत्ति मतलब हो ही नहीं रही है, स्तब्धता हो रही है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन है, तो तीनों दोष मिले हुए हैं। ठीक है, उधर तो सिर्फ आम की अवस्था थी। और रोगी कैसा हो गया है, क्रश हो गया है ना, वीकनेस हो गई है जिसमें। प्रशत्वम नैति गात्राणाम प्रततम कंठ पूजनम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये ना। बीजिंग जैसा ना, जो जैसे तमक श्वास में हम पढ़ते हैं कि जब वो श्वास लेगा तो दूर से आपको सुनाई देगा, विसल जैसा साउंड। ओठा नाम शाव रक्ता नाम मंडला नाम च दर्शनम, अब जो स्किन मैनिफेस्टेशन है, मतलब शरीर पे रक्त वर्ण के मंडल उत्पत्ति इत्यादि हो सकती है इसको ना, सन्निपात की अवस्था में। मूकत्वम श्रोतशाम पाको गुरुत्वम उदरश्य च चिरात पाक दोषा नाम सन्निपात ज्वराकृति, मतलब ये सन्निपात के लक्षण है। बोलने में दिक्कत होना, मतलब वर्ड फ्रेम नहीं कर पा रहा, मुख में पाक, आदिमान, दोषों का विलंब से पाक आदि लक्षण, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ ऐसे श्लोक है जैसे तमक श्वास का, समसन्निपात ज्वर का, जो कि आपको याद करना जरूरी है ना, किसी वाइवा में, इंटरव्यू में, इनमें पूछे जा सकते हैं ये, और सब एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा कि सन्निपात ज्वर 13 प्रकार के हैं, और ये जो हमने पढ़ा ये सम त्रिदोष, मतलब तीनों दोषों की मात्रा जो है समान अनुपात में प्रकोपित है, तो सम सन्निपातक जो ज्वर है उसके लक्षण हमें हमने इसमें पढ़े हैं। बाकी वैसे 13 प्रकार के पूरे हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आचार्य चरक ने ये भेदों का वर्णन किया है। ठीक, अब ये हमने सारे जो ज्वरों के भेद के लक्षण है वो देख लिए। क्विक रिवीजन कर लेते एक बार। हमने देखा अंतर्वेग ज्वर, बहिर्वेग ज्वर को पहचानने के तरीके हमने देखे। फिर दोषों की अवस्था कैसी है, साम है, पच्यमान है, निराम है, उसके आधार पे। फिर हमने देखा प्राकृत और विकृत ज्वर ऋतुओं के अनुसार, वहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। साध्य असाध्य बहुत ईजी था। फिर हमने प्रकृति समसमवेत वाले पढ़े, वातज पित्त पित्तज कफज ज्वर। फिर विकृति समसमवेत में 3 कंडीशन बनती है, वात पित्त, वात श्लेष्म और श्लेष्म पैत्तिक ज्वर की कंडीशन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। फिर सबसे ज़्यादा देखा हमने इम्पोर्टेंट और ज़्यादा लक्षणों की तीव्रता वाला समसन्निपातक ज्वर। तो अगले वीडियो में फिर हम देखेंगे अन्य जो पोर्शन है ज्वर का वो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।